हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें पहला है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पे मैंने उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स एज वेल एज डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है। नोट्स में जब तुम लोग बना रहे होगे तो ये सारे ही क्वांटिटीज़ लिखना, लेकिन बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर केवल यहाँ पहले जो 4 हम लोग के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हम लोग के बार बार अलग अलग सब्जेक्ट में आते रहेंगे। सबसे बेसिक डेफिनेशन जो फ्लूइड की हम लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ी थी वो थी एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज टर्म्ड एज फ्लूइड। और एग्जांपल होता है इसका लिक्विड एंड गैसेस। फोर्स, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज फोर्स। इतना तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग टाइप के फोर्सेस लिखे हुए हैं, बेसिक फोर्सेस हैं जो कि हम लोग को आगे पता होने चाहिए। पहला है टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग पुल करते हैं इसको, जिससे कि इसका डायमेंशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे टेंसाइल फोर्स कहेंगे। कंप्रेसिव फोर्स इसका जस्ट उल्टा, जब हम लोग इसको कंप्रेस करने की या फिर इसको, इसके डायमेंशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो उसको कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शीयर फोर्स। यहाँ मैंने लिखा भी है टेंजेंशियल टू सरफेस। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये रबड़ है मान लो, रबड़ का मैं ये वाला सरफेस अगर लेता हूँ और अगर इसके टेंजेंशियल अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो तुम, टेंजेंशियल मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसी फोर्स को हम लोग शीयर फोर्स कहते हैं। देखो यहाँ फिर से देख सकते हो, ये देखो शीयर फोर्स की वजह से यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है इस रबर में। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन देखो, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नली को हाईलाइट किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो जब भी आगे तुम लोग इंटरव्यू फेस करोगे वहाँ पे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेस, स्ट्रेस की डेफिनेशन जब तुम लिख रहे होगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स के पहले एक इंटरनल और लिख देना। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड in response to an external force which may or may not cause deformation। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया है एंड इसके साथ साथ इट इज़ डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा। ये चीज़ एकदम ध्यान रखना तुम लोग। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी स्ट्रेस जनरेट होगा। और इसके बाद ये जो मैंने पॉइंट लिखा है विच मे और मे नॉट कॉज डिफॉर्मेशन, ये तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा जब मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस वाला टॉपिक डील कर रहा हूँगा। लेकिन अभी के लिए तुम लोग ये डेफिनेशन लिख लो और याद कर लो। अब देखते हैं यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो हमने शियर फोर्स तो पढ़ लिया, हमने स्ट्रेस तो पढ़ लिया, लेकिन शियर स्ट्रेस क्या है? तो उसकी डेफिनेशन होगी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स और अ शियर फोर्स एक्ट्स ऑन अ सरफेस। तो ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। अब ये सारे टर्म्स पढ़ने का हम लोग का जो मेन मोटिव था वो था एक्चुअल डेफिनेशन जो इंजीनियरिंग लेवल पे हम लोग को फ्लूइड की बतानी होगी, वो समझ में आने के लिए हमने ये सारे टर्म्स देखे थे। अब डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस इवन दो मैग्नीट्यूड ऑफ shear स्ट्रेस इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अंडर द एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस। तो जाहिर सी बात है shear स्ट्रेस अगर है इसका मतलब है shear फोर्स हमने पहले अप्लाई किया होगा तभी ये स्ट्रेस जनरेट हुआ है। और फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि शियर फोर्स के अप्लाई करने पे वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता है, वो मतलब रुक नहीं जाएगा। अब जैसे ये रबड़ है, ये हम लोग का क्या है? सॉलिड है, ये फ्लूइड तो है नहीं। तो सॉलिड के केस में अब हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे कोई फिक्स फोर्स लगा रहे हैं तो ये उस पर्टिकुलर फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फिक्स डिफॉर्मेशन ही शो कर रहा होगा, फिक्स डिफॉर्मेशन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन अगर ये फ्लूइड होता तो अगर हम लोग ये फोर्स लगा रहे होते, चाहे वो कितना ही कम मैग्नीट्यूड होता, ये कंटिन्यूअसली ऐसे डिफॉर्म होता चला जाता उस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू पर ही, फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने लास्ट में ये भी लिखा है इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इज़ वेरी स्मॉल। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड में अब हम लोग देखते हैं, ये दो डायग्राम अच्छे से तुम लोग बनाना, इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ये फ्लूइड में देख सकते हो मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शियर फोर्स या कह सकते हैं शियर स्ट्रेस लगा हुआ है यहाँ पे
लेकिन इस shear स्ट्रेस की वैल्यू के बावजूद यहाँ पे फिक्स डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे अलग अलग टाइम पे इसका फ्लूइड का जो डिफॉर्मेशन है वो शो किया है मैंने। तो ये पहले तो ये ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन के फॉर्म में रहा होगा, लेकिन धीरे 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 ये डिफॉर्म होता जा रहा है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। जबकि यहाँ सॉलिड के केस में देख सकते हो, जैसे मैंने रबड़ के एग्जाम्पल से समझाया था, फिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ shear स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग फिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे डिफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और इसी डिफॉर्मेशन, इसी फाई एंगल को ही हम लोग कहते हैं shear स्ट्रेन। तो ये चीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के लिए क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है shear स्ट्रेन के। जबकि यहाँ फ्लूइड में हम लोग देख रहे हैं shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear डिफॉर्मेशन रेट। यहाँ पे shear स्ट्रेन नहीं है, यहाँ shear डिफॉर्मेशन रेट है। और इसे हम लोग shear डिफॉर्मेशन रेट क्यों कह रहे हैं, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, ये हम लोग ने 11th-12th में ही पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है dx/dt। इसी मैनर में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, dv/dt। उसी फॉर्म में shear डिफॉर्मेशन रेट क्या है हम लोग का, d phi/dt। जैसे वेलोसिटी क्या है dx/dt, वैसे ही हम लोग का shear डिफॉर्मेशन रेट क्या है, d phi/dt। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो सॉलिड है इट डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन shear स्ट्रेस अप्लाइड। ये मैंने पहले भी अच्छे से समझाया था, ये मैंने पॉइंट अलग से लिख दिया है इसको। ऐसे ही फ्लूइड की जो डेफिनेशन थी उसी में मैंने बताया था, इट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली व्हेन shear स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो इसे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रीगेन्स ओरिजिनल शेप एटलीस्ट पार्शियली व्हेन अप्लाइड shear स्ट्रेस इज रिमूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड के केस में अगर एक बार वो चीज़ डिफॉर्म हो गई है, रिगेन ज़रूर करेगा या फिर रिगेन करने की कोशिश करेगा सॉलिड। जबकि फ्लूइड के केस में डिफॉर्मेशन एक बार हो गया तो वो परमानेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं हम लोग, कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस फ्लूइड इज एज्यूम्ड टू बी कंटिन्यूअस सब्सटेंस विदाउट एनी एम्प्टी स्पेस और वॉइड्स। तो जैसे कि हम लोग को पता है एग्जैक्टली तो देखो ये कंटिन्यूस सब्सटेंस नहीं होता है। फ्लूइड अगर होता है तो उसमें बीच में हम लोग को पता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स होते हैं, लेकिन कंटिन्यूम हाइपोथेसिस इन गैप्स को कंसिडर नहीं करेगा। उसका एक कंडीशन है, वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, वो कंडीशन अगर फुलफिल कर लिया तो ये हाइपोथेसिस फ्लूइड को कंटिन्यूस सब्सटेंस मान लेता है। और इसको मानना क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो देखो, इट सिंप्लीफाइज एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो। कैसे सिंप्लीफाई कर देता है, इट अलाउज यूज ऑफ कैलकुलस इन द एनालिसिस। अब आगे हम लोग जाएंगे तो जब एनालिसिस कर रहे होंगे किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का, तो वहाँ देखोगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन तक कर रहे होते हैं फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, तो आगे तुम लोग ध्यान रखना कि वो कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस वैलिड होगा, इसीलिए हम लोग वो सारे कैलकुलस उसमें अप्लाई कर पा रहे होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग, इफ इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इज कंपेरेबल विद कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद विच फ्लूइड इज इंटरेक्टिंग देन कंटिन्यूम हाइपोथेसिस इज नॉट वैलिड। तो ये देखो, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग जो है वो हम लोग को पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग को ही हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग कह रहे हैं। इफ़ इट इज़ कंपेरेबल विद कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या कह रहे हैं हम लोग, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ ब्रेड्थ या हाइट होगी, उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपस में कंपेरेबल हैं, इन दैट केस कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो किस केस में वैलिड होगा, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग नट्सन नंबर। तो नट्सन नंबर से पहले मैं बता देता हूँ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्चुअल डिस्टेंसेस मूव्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल होता है वो रैंडम मोशन कंटिन्यूसली कर रहा होता है, जैसा कि हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब वो हर एक रैंडम मोशन के बीच में वो कोलाइड कर रहा होता है आपस में, और वो जो कोलिजन हो रहा है तो हर एक एटम मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, उनका हम लोग सारे एटम मॉलिक्यूल के डिस्टेंसेस का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम है मीन फ्री पाथ। अब देखते हैं नट्सन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक नट्सन नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है।
डायमेंशनलेस नंबर, देखो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग के बहुत से डायमेंशनलेस नंबर हम लोग एनकाउंटर करेंगे। अभी फ्लूइड में आगे और आने वाले हैं, मैक नंबर हो गया, इसके अलावा यूलर नंबर हो गया, इस ट्रांसफर में भी हम लोग देखेंगे ग्रेशॉप नंबर हो गया, नसल्ट नंबर हो गया, वे और भी बहुत से होंगे। तो मैं वो सबको एक अलग से चार्ट बना के तुम लोग को दिखा दूंगा, तो ताकि तुम लोग और अच्छे से आराम से याद कर पाओ। लेकिन अभी के लिए ये हाईलाइट कर देना इसे कि ये एक डायमेंशनलेस नंबर है। And what is the significance of Knudsen number? It is used to check the validity of continuum hypothesis. तो इसी की मदद से हम लोग चेक कर पाएंगे whether continuum hypothesis is valid or not. Knudsen number का फॉर्मूला क्या होता है? मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मैंने बताया था, वही कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ही को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कह रहे हैं। और मीन फ्री पाथ का मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बताया है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि मीन फ्री पाथ जो है उसका भी डायमेंशन लेंथ का ही होगा, क्योंकि वो भी एक एवरेज वैल्यू है सारे डिस्टेंसेस का। तो इसका भी डायमेंशन लेंथ का होगा, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का तो ऑलरेडी पता ही है हम लोगों को कि लेंथ का ही डायमेंशन होगा। तो ऊपर भी सेम डायमेंशन, नीचे भी सेम डायमेंशन, तो दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं। इसलिए नड्सन नंबर जो है वो एक डायमेंशनलेस नंबर है। अब मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब अब एग्जैक्टली क्या कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए नट्सन नंबर को ताकि कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वैलिड होगा? तो फॉर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वैलिडिटी नट्सन नंबर मस्ट बी लेस देन 0.01। तो कोई भी आगे से न्यूमेरिकल होगा जिसमें कि हम लोग को पूछेगा वेदर द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस इज वैलिड इन दिस केस और नॉट, तो सिंपली हम लोग को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होंगी, और अगर वो वैल्यू लेस देन 0.01 होगा तो वो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वैलिड होगा उस केस में। तो आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं।